बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 24 दिसंबर है और दिन है मंगल का। देखिए, हज़रत अली का कौल है कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जो कुछ 26 नवंबर की रात डी चौक पर हुआ, वो जुल्म के निज़ाम की दरअसल आखिरी रात थी। पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स ने वो तमाम तर खबरें दुरुस्त साबित कर दी हैं जो मैं पिछले कई दिनों से दे रहा था। मैं आपको बार बार कह रहा था कि इमरान खान की रिहाई का माहौल बन चुका है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई है। इमरान खान ने खेल का फाइनल राउंड जीत लिया है, क्योंकि तहरीके इंसाफ का पहला बड़ा मुतालबा मान लिया गया है। यूं कह लीजिए कि पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात बताने से पहले मैं आपको पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाले एक वाकये की तफसील बता देता हूं। आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त इमरान खान किस पोजीशन पर खड़े हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत किस पोजीशन पर खड़ी है, और सबसे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कहां पर खड़ी है। वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने पहली दफा इमरान खान के साथ संजीदा मुज़ाकरा शुरू किए, इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट की क्या पोजीशन है। आप वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको सियासी मंजरनामे की समझ आ जाएगी। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान पहला बाकायदा इजलास हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने इस इजलास में शिरकत की। दूसरी जानिब से इसहाक डार, सेनेटर इरफान सदीकी, राजा परवेज अशरफ और राना सनाउल्लाह, ये चार मेंबरान हुकूमत की जानिब से थे और 3 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थे। इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है, इस इजलास में इसहाक डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से क्या शिकवा करते रहे, क्या मुतालबा करते रहे। राना सनाउल्लाह इस इजलास में राजा अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब से क्या गुजारिश करते रहे। आपको मैं 2 वाकयात बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त इमरान खान किस पोजीशन पर हैं और इस्टेब्लिशमेंट किस पोजीशन पर है। ये तो सबको पता है कि ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो किसी सूरत ये चाहती नहीं है कि हम मुज़ाकरात करें। हुकूमत को तो ये बात फेवर देती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ते रहें, लेकिन पिछले चंद दिन के अंदर होने वाली बैनुल अक़वामी सतह से बड़ी डेवलपमेंट्स ने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। कल जब ये मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास शुरू हुआ तो इजलास के आगाज में ही इसहाक डार साहब ने शिकवा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमाओं से कि यूरोपीय यूनियन, बरतानवी पार्लियामेंट और फिर सबसे बढ़कर जो अमेरिका से रद्द अमल आ रहा है फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ, इस रद्द अमल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। इसहाक डार की जानिब से यह बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि आप इस मामले को दबाइए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम मामलात को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन खुदारा ये जो बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आ रहा है ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा। सो लिहाजा आप इस बैनुल अक़वामी प्रेशर के ऊपर अपना कोई बयानिया ना दीजिए। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने राजा अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब से ये दरख्वास्त की कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया उससे भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो खुदारा 26 नवंबर वाले बयानिए से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा हाथ हल्का रखे। ये 2 वो चीजें हैं जिसने इस टाइम इस पूरे निजाम को परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। ये 2 वो चीजें हैं, ये 2 वो डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि जनाब रिचर्ड ग्रेनल हो या बैनुल अक़वामी सतह से जो प्रेशर आ रहा हो उससे इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मुनीफ फारूक हों, उन जैसे कई सहाफ़ियों ने पिछले कई दिनों से ये माहौल बनाना शुरू किया था कि बैनुल अक़वामी सतह से आने वाले प्रेशर को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। तो मुझे इस सवाल का सिर्फ जवाब दे दीजिए कि रिचर्ड ग्रेनल जो
अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर हुए हैं, वो पिछले 5 दिन से पाकिस्तान के निज़ाम के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, क्या सिफारती महाज पर इस तरह की बेइज्जती किसी मुल्क की पहले कभी की गई? यानी वो बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजालिम किए जा रहे हैं, इमरान खान को नाहक कैद में रखा गया है। यानी ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है जो रिचर्ड ग्रेनल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस गुफ्तगू के ऊपर पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने या सिफारती महाज पर रिचर्ड ग्रेनल के किसी एक ट्वीट का हुकूमत ने जवाब दिया? यानी इसहाक डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से शिकवा कर रहे हैं कि आप इस मामले को दबाइए, इस मामले पर अपना कोई बयानिया ना बनाएं। होना तो यह चाहिए था कि रिचर्ड ग्रेनल के पहले ट्वीट के बाद ही वजीर खारजा इसहाक डार साहब रिचर्ड ग्रेनल को रिप्लाई करते, रिस्पॉन्स करते, आप नून लीग की हुकूमत की औकात देखिए। मैं सिर्फ आपको इनकी औकात बताना चाहता हूं। वैसे तो ये फैसल वाडा को जवाब नहीं दे सकते, इनकी औकात ये है कि ये मोहसिन नकवी को जवाब नहीं दे सकते, ये रिचर्ड ग्रेनल को क्या जवाब देंगे? आप अंदाजा कर लीजिए कि वो हुकूमत जो रिचर्ड ग्रेनल एक यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेसिडेंट नहीं है, वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं है, वो वजीर खारजा नहीं है, वो और किसी अहम पोजीशन पर नहीं है। ये बहुत ही लो लेवल का एक ओहदा है जो रिचर्ड ग्रेनल के पास है। एक डिप्लोमेट रिचर्ड ग्रेनल पिछले 6 दिन से पाकिस्तान के निजाम को एक्सपोज कर रहा है और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, ताकतवर इदारे, कोई एक इदारा नहीं है जो रिचर्ड ग्रेनल को यह जवाब दे सके कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। असल बात यह है कि रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स हो, बैनुल अक़वामी सतह से आने वाला प्रेशर हो, या 26 नवंबर की रात जो कुछ डी चौक पर हुआ, उसने इस निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। जो मैंने शुरू में गुजारिश की कि 26 नवंबर की रात होने वाला डी चौक में ऑपरेशन इस जुल्म के निज़ाम की दरअसल आखिरी रात थी और वो रात अब ख़त्म होने वाली है। इमरान खान ने इस खेल का फाइनल राउंड जीत लिया है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक ही मुतालबा इस मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान इस टाइम विनिंग पोजीशन पर हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह से एक प्रेशर बन चुका है, एक हाइप बन चुकी है, उससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा सबसे पहले नंबर पर रखा है। अब ये जो कल पहला इजलास हुआ, इस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीनों शख्सियात ने, यानी मुज़ाकराती कमेटी के तीनों मेंबरान ने हुकूमती कमेटी के सामने यह मुतालबा रखा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इमरान खान की रिहाई हो, उसके बाद जो भी मुज़ाकरात होने हैं, जो भी बातचीत होनी है, वो इमरान खान की मौजूदगी में होगी। हम इमरान खान के साथ मुलाकातें करेंगे, उनको बनी गाला में मुंतकिल किया जाए। टेक्निकली इमरान खान के ऊपर कोई केस तो है नहीं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये मुतालबा कर रही है इमरान खान की रिहाई का, तो ये कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है। जितना जुल्म इमरान खान और जितना जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो चुका है, बिलाखिर इस जुल्म की रात ने ख़त्म होना है, नई सुबह का सूरज तुलू होना है, और अब वक्त आ चुका है कि ये जुल्म की रात ख़त्म होगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो 5 नवंबर के बाद आलमी मंजरनामे से सपोर्ट मिली है, जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था, ये वो सपोर्ट है जो ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोची थी और ना ही रियासती इदारों के वहमो गुमान में था कि इतना पर्सनल लेवल पर नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के लोग पर्सनल लेवल पर इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे। सो बहरहाल इमरान खान को पिछले चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो कामयाबी ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, उस मुतालबे के ऊपर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने यह कतन नहीं कहा कि इमरान खान के जो रिहाई के मामलात हैं वो तो अदालतों में डील होने हैं। इमरान खान के ऊपर अभी 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा है, जिसका फैसला 6 जनवरी को आना है, फिर 9 मई के कुछ केसेस हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि ठीक है, इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाता। अब ये वो खबर है जो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर से बाहर निकली है, यानी ये उन मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के दरमियान जो गपशप हुई, मैं उसका अहवाल आपको बता रहा हूं, जो शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी ने इस बात पर आमादगी का इजहार
کیا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ مذاکرات کسی صورت حکومت خوشی سے نہیں کر رہی، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ خوشی سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہی ہے، یہ مجبوراً مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ اس ٹائم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی گنجائش، کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ آج سے ٹھیک 15-16 دن بعد جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت کا چارج سنبھال لینا ہے، اس کے بعد تو زبردستی مذاکرات کرنے پڑیں گے عمران خان کے ساتھ اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسی لیے یہ مذاکرات کا عمل پہلے ہی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی مت سوچے کہ حکومت شاید خوشی سے مذاکرات کر رہی ہے، حکومت واقعی میں عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنا چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتے، لیکن مجبوراً ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے اسی لیے گزارش کی کہ پچھلے چند دنوں کے اندر جو خبریں مجھ سمیت بہت سے صحافی اسلام آباد میں دے رہے تھے، وہ تمام تر خبریں پچھلے چند گھنٹوں کے اندر درست ثابت ہو گئی ہیں۔ عمران خان کی رہائی کا اب ماحول بن چکا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بڑی اوتھینٹک خبر دے رہا ہوں کہ اب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالنے کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ رچرڈ گرینل کے ساتھ جن لوگوں کی، پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کی امریکہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے انر سرکل کے ساتھ جن لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ ملاقاتیں یہ بتا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کے بعد تہس نہس کر دینا ہے، اس سارے نظام کو ہلا کر رکھ دینا ہے۔ جو حکومت، جو ریاست رچرڈ گرینل کے ٹویٹس کا جواب نہیں دے رہی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کال پر کیا ان کو انکار کرے گی؟ یہ آپ سب لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ کا فون کال، امریکہ کا اصرار یا امریکہ کا کچھ کہہ دینا کتنا میٹر کرتا ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے۔ نہ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم رچرڈ گرینل کو جواب نہیں دے رہے، یہاں پر جو ایک یو ایس ایمبیسی کا امبیسڈر ہوتا ہے وہ کسی وائس رائے سے کم نہیں ہوتا پاکستان کے لیے، یہاں تو پھر یو ایس اسپیشل ریپرزینٹیٹیو رچرڈ گرینل ہے۔ سو معاملات یہ ہیں کہ اسی لیے یہ سنجیدہ مذاکرات شروع ہوئے، اسی وجہ سے عمران خان کا یہ پہلا مطالبہ مانا گیا۔ اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف سول نافرمانی کال کو تھوڑا سا ڈیلے کرے۔ یہ جو دو واقعات ہیں، فوجی عدالتوں والا فیصلہ اور 26 نومبر والا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر تحریک انصاف تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے، پھر عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اقدامات کیے جائیں گے۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ پھر حکومت ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے، تو ظاہر ہے ہم لوگوں کا بھی یہی خیال ہوتا تھا کچھ دن پہلے تک کہ شاید یہ مذاکرات دوبارہ ٹرک کی بتی ہیں، لیکن جو بین الاقوامی پریشر آ رہا ہے، جس طریقے کا بین الاقوامی منظرنامہ بنتا جا رہا ہے، کم از کم میں یہ کہنے پر ضرور مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ مذاکرات سنجیدہ ہو رہے ہیں، اور حکومت مجبوراً ان مذاکرات کو سنجیدہ کر رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو سارا ملبہ حکومت پر گرا کر خود نکل جانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے تو تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا، شہباز سرکار تو بہت برے طریقے سے آگے بھی پھنس جائے گی۔ اسی لیے حکومت تو کسی صورت نہیں چاہتی تھی مذاکرات کرنا، اب بین الاقوامی سطح سے آنے والے پریشر کے بعد مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، اور یہ مذاکرات سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ اب اس مذاکرات کی جو دوسری نشست ہے وہ کل ہوگی۔ کہا یہ جا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی ان 3 رکنی کمیٹی میں سے ایک رکن سے میری جن سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو کامیابیاں پچھلے کچھ دن کے اندر ملی بین الاقوامی سطح سے، اس سے حکومت بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے۔ میرا یہ سوال تھا ان سے کہ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت سنجیدہ ہے، تو انہوں نے کہا حیران کن طور پر حکومت نے روڑے نہیں اٹکائے، حکومت نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کیس کا فیصلہ آئے گا، فلاں ڈیسیژن آئے گا، اس کے بعد عمران خان کو منتقل کیا جائے گا۔ فوری طور پر اسحاق ڈار کی جانب سے، جو تقریباً اس مذاکراتی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے فوری طور پر اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ ہاں عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دینا چاہیے۔ ایک یہ جو سیاسی مذاکرات ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، عمران خان خود آئیں، مذاکرات کریں حکومتی کمیٹیوں کے ساتھ، جو کچھ بھی ہو وہ جمہوری عمل کے طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس نے یہ انڈیکیٹ تو کم از کم کیا ہے کہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر ہو رہی ہیں، عمران خان کے لیے بہتر ہو رہی ہیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 3 بڑے ممالک کی جانب سے فوجی عدالتوں والے فیصلے کے خلاف رد عمل آیا،
اس سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ اب عمران خان کا کیس فوجی عدالتوں میں نہیں جا رہا. یعنی جو ماحول پچھلے کئی عرصے سے بنایا جا رہا تھا, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ڈرایا جاتا تھا تحریک انصاف کو کہ جناب عمران خان کا کیس بھی فوجی عدالتوں میں چلا جائے گا, وہ اب نہیں جا رہا. یورپی یونین, پھر برطانوی پارلیمنٹ اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو رد عمل آیا ہے, اس کے بعد آپ یہ تصور بھی نہ کریں کہ عمران خان کا کیس فوجی عدالتوں میں جائے گا. اب چیزیں ریورس ہوں گی, اور وہ ریورس ہونے کا وقت آ چکا ہے. میں بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.